नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 1 मार्च को अपना बजट पेश करने वाली है। बजट से हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कृषि उद्योग सेक्टर में बढ़ोतरी का अनुमान है, तो दूसरी ओर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा, जबकि एक्सपर्ट कोरोना काल को देखते हुए इसे बेहतर बता रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 सदन में पेश की गई। आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट है। कृषि क्षेत्र में 4.61% वृद्धि का अनुमान है, जबकि उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी, तो सर्विस सेक्टर में 0.75% की वृद्धि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, अर्थव्यवस्था के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। कृषि क्षेत्र में 4.61% की वृद्धि अनुमानित है। उद्योग के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुछ कमी हमको दिखती है। कोरोना काल का प्रभाव हमको दिखता है। बावजूद इसके पिछली साल की तुलना में कृषि के क्षेत्र में हमको बढ़ोतरी दिख रही है। बीजेपी ने सकल घरेलू उत्पाद की दर में कमी को चिंताजनक बताया और कहा कि इसका असर आम जनजीवन और विकास की रफ्तार पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार इस 2 साल में चौपट हुई है और ये सर्वेक्षण में इस बात को स्पष्ट कर दिया। सरकार पूंजीगत व्यय कम कर रही है और राजस्व व्यय ज्यादा कर रही है, और उसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास हर मामले में, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में हो, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो, उद्योगों के मामले में हो, सब मामलों में छत्तीसगढ़ पीछे जा रहा है। अभी के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय घटने का जो अनुमान किया गया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं को सामने लाता है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक राज्य में कोरोना काल में बेहतर काम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो सर्वे आया है, इस जो कठिन परिस्थिति थी, जो लॉकडाउन रहा, कोरोना वायरस रहा, इन सब का इफेक्ट हमारी जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कम दिख रहा है। एज ए छत्तीसगढ़ के निवासी के भांति मैं ये कहूँगा कि मुझे खुशी है कि जो सर्वेक्षण आया उसमें ओवरऑल अगर पोजीशन देखते हैं तो पूरे देश से छत्तीसगढ़ की पोजीशन बहुत अच्छी है। जीडीपी बढ़ा है, कोरोना पीरियड में भी इनका विकास दर बरकरार रहा। कि छत्तीसगढ़ में पर कैपिटल इनकम कम हुई है देश के हिसाब से। मुझे लगता है इस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर भी अब कोरोना काल है, ऊंच नीच चलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं आगे जाके परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ का बढ़ेगा। जो कोविड काल में सरकार ने व्यापारी संगठनों के साथ, उद्योग के साथ या किसानों के साथ जो मिलकर काम किया, उसी का नतीजा है। मतलब कंपैरेटिवली आप देखोगे किसान में बेटर प्लस हुआ है, सर्विस सेक्टर में प्लस हुआ है। कोरोना काल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में 0.14% की गिरावट दर्ज की गई है। अब प्रति व्यक्ति आय 1,05,089 रुपए से घटकर 1,04,943 रुपए हो गई है। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जैसा होता है राजनीति में, आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, उसके बाद तकरार शुरू हो गई। कुछ ना कुछ दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से निकाल लेती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में स्वाभाविक तौर पर उनको प्रति व्यक्ति आय में जो मामूली गिरावट है वो बहुत बड़ी लग रही है, और इस पर दिन भर से जो बयानबाजी का दौर चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहली बात तो कर लिया है कि जो कोरोना काल था उसमें सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये तो रिपोर्ट से साफ तौर पर दिख रहा है कि नेशनल की तुलना में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जितनी जैसी बात कर रहे हैं बाकी आर्थिक जानकार, जो व्यापारी क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि
आगे जो वृद्धि है वो दिखेगी और उनका कहना है कि उसको मेकअप कर लिया जाएगा। क्योंकि संजय जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीधे तौर पर प्रति व्यक्ति आय पर हमला बोला है। यदि आप नेशनल की तुलना करें तो देश स्तर पर जो है 5.41% की गिरावट है, जबकि छत्तीसगढ़ में मामूली 0.14% की गिरावट है। तो आपकी पार्टी इतनी ज़्यादा मुखर क्यों है? आपकी पार्टी के नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, वो बोल रहे हैं कि राजस्व व्यय बढ़ा दिया, पूंजीगत व्यय नहीं बढ़ाया और इसका छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के विकास पे फर्क पड़ेगा, जबकि जो उद्योग क्षेत्र के लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए शिरीष जी, ऐसा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, ये विशुद्ध रूप से इस वर्ष का जो कि 20-21 और 21 जो समाप्त हो रहा है उसके वर्ष भर की जो कार्यप्रणाली है उसकी एक रिपोर्ट सामने आती है और उसके आधार पर आने वाले वर्ष जो कि 21-22 रहेगा उसके आधार पर जो नीति निर्धारण और पॉलिसी बनती है कि आगे आने वाले समय के अंदर में सरकार की क्या प्रायोरिटी और क्या प्राथमिकता होंगी। तो मुझे लगता है देखिए, किसी भी राज्य के अंदर में, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम आज यहाँ पर बैठकर छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं, देश से निश्चित रूप से तुलना हो चाहिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन देश के अंदर में बड़े राज्य, छोटे राज्य, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, उन राज्यों के आधार पर उसकी गणना की जाती है और अलग अलग परिस्थितियां सभी राज्यों के अंदर में होती है। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ की बात हम यहां पर कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, पिछले 2.25 वर्ष पहले जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी और लगातार 2 वर्षों के अंदर में ये देखने को आया कि हमेशा ये सरकार कहती रही कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हमारी जीडीपी भारत देश की तुलना में बेहतर है। उन परिस्थितियों में यदि ठीक है कोरोना काल का समय है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यही सरकार जो आज कोरोना काल का कारण बता रही है, अन्य मामलों में जब केंद्र से सहयोग की बात आती है तो ये कोरोना को नहीं मानते और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी राज्य सरकार की प्रगति, ठीक है, प्रगति सभी सेक्टरों के अंदर में होना चाहिए, लेकिन ये सामान्यतः ये माना जाता है कि प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटल इनकम जो रहती है उसके आधार पर उस राज्य की ये प्रगति को माना जाता है, उसको मानक के रूप में माना जाता है। और आज ये विशुद्ध रूप से भले कोरोना हो, लेकिन जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय की गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरा विषय ये है कि जिस तरीके से 0.117 जो एक हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें उसमें भी कमी है, और दूसरे सेक्टर्स जिसको हम लगातार कहते हैं कि जिस सेक्टर्स में तो ये सरकार शून्य है, कि जहां पर निर्माण के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, उत्खनन के क्षेत्र में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में जो सेक्टर है वहां पर तो एक बड़ी ऐतिहासिक कहनी चाहिए कि कमी -5.28 की आई है। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं और ये लोग महसूस भी कर रहे हैं कि इन 2-2.25 वर्षों के अंदर में निर्माण के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इन पिछले जो 20-21 का वर्ष है उस समय जो इनका खाका आया है सामने, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसके आधार पर ये सरकार कितना 21-22 में काम कर पाएगी, ये भी आज एक संशय की स्थिति में है। संजय जी, आपने कहा कि निर्माण के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और उसके बाद आपने जो प्रति व्यक्ति आय पे बात की थी, हम प्रति व्यक्ति आय पे ही स्टिक करें तो केवल 1,000 रुपये की कमी है के आसपास, 1,000 रुपये के आसपास की कमी है। अब आप देखें कि मार्च से लेकर जो जून, जुलाई, अगस्त तक का समय था जब सारे काम रुके हुए थे, ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में 5.41% की गिरावट है, छत्तीसगढ़ में 0.14% की गिरावट है, तो एक तरह से छत्तीसगढ़ ने अपने आप को बचा लिया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह भी बोलते थे कि यहाँ पर एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरा चुनाव के बाद तीसरा चुनाव आता है। तो छत्तीसगढ़ ने पहला चुनाव विधानसभा का, उसके बाद जब खत्म हुआ तो लोकसभा आ गया और उसके बाद सरकार काम करने की स्थिति में आई तो कोरोना, उसके 7-8 महीने बाद कोरोना काल शुरू हो गया। और उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव भी, आपने सब चीज़ें देखी हैं, उस पीरियड में भी नगरीय निकाय चुनाव थे पहले। ऐसी स्थिति में यदि सरकार ने इतने सारे चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोरोना काल, उसके बाद भी यदि हम नेशनल से तुलना करें तो कृषि क्षेत्र में नेशनल से आगे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी थोड़ी सी वहाँ पर फायदे में, सेवा क्षेत्र में बल्कि प्लस में है, जबकि नेशनल में वहाँ पर माइनस में है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि मानी जानी चाहिए। तो आपकी पार्टी के नेता जितने हैं वो लगातार इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करने में लगे। मुझे लगता था ये अवसर नहीं था जब आपकी पार्टी को इस तरह से मुखर होने की जरूरत थी, और आपकी पार्टी के सारे नेता जो आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर टारगेट कर रहे हैं सरकार को, उस बात को शायद ही जनता मानेगी। नहीं, देखिए श्रीज जी, बात ऐसी नहीं है। देखिए, तुलना फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, जितना मैं समझता हूं, किसी एक राज्य की तुलना पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में करें, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उसको सही रूप से साबित कर सके, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है कि पूरे देश
कि जो मैंने फिर से कह रहा हूं कि अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें रहती। कहीं आज यहां पर धान उत्पादक क्षेत्र है तो कहीं पर ऐसा है कि फसलों का उत्पादन ही नहीं होता है। तो यदि हम उससे तुलना करके केवल संतुष्ट हो जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इस सरकार के लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा विषय, हम ये भी जानते हैं कि केवल हम अपने आंकड़ों को ठीक करने के लिए, क्या ये सत्य नहीं है कि आज हम यहां पर चर्चा करें? ठीक है, ये तो आर्थिक सर्वेक्षण है, आने वाले समय के अंदर में बजट भी प्रस्तुत होगा, बजट के अंदर में कितना काम हुआ है ये 3 दिन के बाद हम चर्चा करेंगे कि पिछले बजट में आपने कितना खर्च किया, कितना काम किया, आपने क्या क्या वादे दिखाए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि आंकड़ों के आधार पर प्रदेश नहीं चलेगा। ये 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी आखिर ये किसके ऊपर भार आ रहा है? संजय जी जो अब इसका संजय जी मेरी बात सुनिए। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, पूरी पॉलिटिक्स भारत की इस समय आंकड़ों पर ही चल रही है। आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस बोलती है आपने 15 साल में क्या किया। हर व्यक्ति जिस भी पार्टी की सरकार आती है वो आंकड़ों की बाजीगरी ही करती है। उसमें देखिए शिरीष जी, मैं थोड़ा सा ये लोग नहीं सोचते कि समय आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं इंटरप्ट करूंगा, आंकड़ों की बाजीगरी की बात नहीं कर रहा हूं, जे केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं। मेरा कहना यह है, क्या यह सत्य नहीं है कि हमने 15 वर्षों के अंदर में 41,000 करोड़ का कर्जा लिया? ये सरकार आखिर किस दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहती है कि 2 वर्षों के अंदर में 30,000 करोड़? क्या ये सरकार अपने आंकड़ों को ठीक करना चाहती है केवल कर्जा लेकर? संजय जी मेरी बात सुनेंगे जी। इस सरकार को केंद्र सरकार से 14,000 करोड़ के आसपास पैसा लेना है। सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और आज ही जब भूपेश बघेल जी पीयूष गोयल जी से मिले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपका जो 4,000 करोड़ समथिंग है वो हम दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि केंद्र में पैसा लगातार रुक रहा है, जिस बात को टीएस सिंहदेव साहब ने भी बार बार रेखांकित किया कि उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा, बाकी उनका पैसा रुका हुआ है। हालांकि आपकी पार्टी के नेता कोरोना काल में भी कहते थे कि जो एक अलग से जो फंड है श्रमिकों वाला, उससे आप यूज कर लीजिए, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। और आज भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला कि यदि आप बिहार के लिए फ्री का टीका दे सकते हैं छत्तीसगढ़ के साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ये देखिए शिरीष जी, संजय एक बार समय मिल जाए। शिरीष जी, असल में जब आर्थिक मामलों पर अपन बात करते हैं ना, तो आर्थिक जो आंकड़े हैं वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट तैयार करता है, और यदि देश या प्रदेश में यदि आर्थिक आंकड़े नहीं होंगे तो आपकी योजना ही नहीं बन पाएगी। इसलिए आंकड़ों के ऊपर अविश्वास मत करिए, आंकड़े ही मार्गदर्शक का काम करती हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं शिरीष जी, मैं बता दूं कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर तुलना होगी, क्योंकि नेशनल पे जो बनता है सभी राज्यों के आधार पर बनता है और उसके तुलना तो करना ही पड़ेगा आपको। और उस मामले में छत्तीसगढ़ ने एक मॉडल के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ है कि कोरोना काल में भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जारी रही। यहाँ पर कोरोना काल में भी हमने इंडस्ट्रीज को बंद नहीं होने दिया, लॉकडाउन में भी इंडस्ट्री चालू रही, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ बच गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है 2500 रुपये क्विंटल की दर से खरीदी करने से और उनका कर्ज माफ करने से, तो गांव का पैसा ही शहर में आया है और शहर में रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दिया हमारा। और कोरोना काल में पूरे देश के सभी राज्यों में जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज्यादा हुआ है। तो ये उपलब्धियां हैं, इसको नकारना चाहिए, राज्य के हित में है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो 5.28 की कमी आई है इस दौरान में। आपने बढ़ा दिया, उद्योग बंद नहीं हुए, लेकिन हाँ संजय जी आंकड़ों में भी आप जाएंगे 5.28 का तो नेशनल में तो 10% के आसपास। फिर मैं कह रहा हूँ किसी राज्य नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपको बता दूंगा, आप जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का नुकसान तो आधा ही हुआ ना, नेशनल का जो नुकसान उससे आधा हुआ। देखिए संजय जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम तुलना यदि हम केंद्र से ग्राउंड रियलिटीज को क्यों ग्राउंड रियलिटीज है इस देश के अंदर में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, कई राज्यों में तो इंडस्ट्री है ही नहीं संजय जी, लेकिन एक एवरेज जो निकलता है एवरेज, लेकिन आपके यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में हमने अच्छा काम किया, उसके बावजूद -5.28 का आया। ये आपकी प्रोग्रेस है इस बार की। संजय जी मुझे सवाल पूछने देंगे, जो आपका सवाल था वो मेरा भी सवाल है। वर्ल्यानी जी, जो संजय जी का कहना था कि छत्तीसगढ़ में निर्माण के क्षेत्र में काम नहीं दिखाई दे रहा है, ये जनरल बात भी सामने आई थी कि सरकार का फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पर ज़्यादा है। जैसे कि भूपेश बघेल जी ने बोला कि हम उसको छोटे क्लस्टर के रूप में जो गौठान है उनको उस तरह से विकसित करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी का ये आरोप है इसमें कोई सच्चाई है कि निर्माण के क्षेत्र में गिरावट है या निर्माण के
काम उस तरह से नहीं हो रहे जैसे पूर्ववर्ती सरकार में हो रहे थे। अब वो उनके यहाँ क्यों हो रहे थे वो अलग रीजन है, वो पॉलिटिकल डिबेट का अलग विषय है और उसमें आरोप प्रत्यारोप उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल के तौर पर इससे आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल शिरीष जी, आपका सवाल बहुत मौजूद सवाल है। देखिए, कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे ना, कोरोना के चलते हुए निर्माण कार्यों में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, और रियल सेक्टर में जो ग्रोथ भी है ना कोरोना काल में, वो जो उनके पास पहले के बने हुए मकान थे वो जो नहीं बिक रहे थे वो कोरोना काल में तेजी से बिके हैं। वो एक बड़ा फर्क आया है। और जहां तक आप ये कर्जे की बात करते हैं तो सवाल ये है, देश की इकोनॉमी कहां जा रही है? आपको मालूम है केंद्र सरकार देश की चलाने के लिए सारे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है। कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार बेच के तो कोई ये नहीं कर रही, कर्ज लेके काम कर रही है ना। ये विषय बदल जाएगा। नहीं कल्याणी जी, आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से काम किया है कोरोना काल में और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी जिस तरह से बच पाई है उसमें सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। जैसा कि सरकारी प्रेस नोट में भी है कि नरवा गरवा गुरवाबारी से कृषि क्षेत्र में एक अच्छी और सेवा क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति देखी गई है। निश्चित रूप से देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने से एक असर ये होता है कि 70% आबादी तो गांव के ऊपर निर्भर है और कृषि पर निर्भर है। यदि उनके हाथ में पैसा आता है तो वही पैसा शहरों में खर्च होता है, व्यापार उद्योग में, और विकास होता है। तो निश्चित रूप से इस योजना का दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा ही। और जब जैविक खेती हो जाएगी तो किसानों को और ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ कि जो एथेनॉल बनाने वाली प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ के धान से, चावल से, तो उसके बाद तो इनको और ज़्यादा रेट मिलेगा किसानों को, तो वो भी इकोनॉमी में ग्रोथ का बड़ा कारण बनेगा। तो हम तो चाहेंगे हमारे साथी लोग जो हैं बीजेपी के कि जो केंद्र सरकार से कहें कि जो एथेनॉल की अनुमति है बनाने के लिए वो एफसीआई तक सीमित न करें। जो हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस धान है उससे बनाने की अनुमति मिलना चाहिए, उसमें क्यों विलंब करें? सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन विकास के मामले में कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में दिखा दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान जो परिवेश है वो अच्छा नहीं है। आपको सीरियस से बता दूं कि मेरे साथी बोल रहे थे कि आप कर्ज ले रहे हो, हम क्या करें? हमारा जीएसटी का पैसा है, आपको एग्रीमेंट है 14% ग्रोथ से देना है, वो आप नहीं दे रहे हैं। हमारा सेस का, कोयले का सेस का पैसा है, वो आप हमको नहीं दे रहे हैं। तो आखिर हम कैसे करेंगे? और इस बजट में तो बड़ा गजब कर दिया इन्होंने। पेट्रोल डीजल पर इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी इनको मिलती थी केंद्र सरकार को, उसमें से 4 रुपया पेट्रोल में और 2.5 रुपया डीजल में, वो एक्साइज से हटाकर कर दिया सेस में। सेस में करने का कारण ये होता है श्रीवास्तव जी कि सेस से राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है, जो 42% मिलता है, उससे अकेले एक पेट्रोल डीजल में 500 करोड़ का लॉस हमको इस साल होगा। वैसी 25 वस्तुएं और हैं, उसको और मिलाते हैं तो 1000 करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा। तो आप प्रदेश की इकोनॉमी को इस तरह ध्वस्त करेंगे, केवल ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह का काम होने से न राज्यों का विकास होगा न देश का विकास होगा। इस बात को भी हमको रेखांकित करने की जरूरत है। संजय जी, जिस तरह की बात वर्ल्यानी जी कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये आमतौर पे बात चलती भी है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को टारगेट करती है जहाँ पर उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने भी बोला कि आप ये चावल लेने के लिए हमारे साथ चलिए, वहाँ बात करिए, और जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा है कम से कम उस लेवल पर जाके कभी तो आपकी पार्टी के नेता बात करें। जैसे अभी पिछले दिनों डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली गए थे, उसके बाद कांग्रेस का एक प्रेस नोट था जिसमें कांग्रेस ने साफ तौर पर पूछा था कि आप दिल्ली गए, मंत्रियों से मिले, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या मांगा? तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है जब आप आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन आपके इतने सारे सांसद हैं, यहाँ पे 9 सांसद हैं और आपका राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व है, और आपके डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय तक सीएम बने, उनके केंद्र के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो क्यों ना छत्तीसगढ़ के हिस्से में, जैसे एथेनॉल की बात की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना एक सकारात्मक रुख सरकार के साथ बना सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो उसका क्रिटिसाइज करने में कोई बुराई नहीं हो, तो राजनीति का हिस्सा है। नहीं, देखिए शिरीष जी, बात ऐसी नहीं है। देखिए, जो फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
ये पूरे देश के अंदर में आज नहीं, बरसों बरस से देश की आज़ादी के पास एक सिस्टम है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इसलिए किसी राज्य का पैसा रुका है, किसी दूसरे शासित जो है, दल शासित जो राज्य है, ऐसा केंद्र और राज्य के बीच में ये चलता है कि किसी का पैसा रुकता है, किसी का पैसा नहीं आता। उदाहरण के तौर पर जिस तरीके से राज्य सरकार या आपके जो अन्य संस्थान है, यहाँ पे मान लीजिए नगर निगम है या हाउसिंग बोर्ड है, कितने कर्जों में है, वो पैसा नहीं पटा पा रहा, सीएससीबी को बिल नहीं पटा पा रहा, किसी कारण नहीं पटा पा रहा, ये इंटरनल एक चीज मैंने बताया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, और इसलिए कि पैसा रुका है। और एक तरफ आप यदि ये कहते हैं कि कोरोना काल है, हम मजबूर हैं, तो ये मजबूरी को कहीं ना कहीं आपको केंद्र को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन जब पैसा लेना रहता तो हम लगा देते हैं कि नहीं, हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि केंद्र। एक मिनट के लिए आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो ऐसा शायद ही कभी सुनने में आया कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने आरोप लगाया कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल यही तो बीजेपी के नेताओं की या बीजेपी पार्टी की अच्छाई है कि हम सुन लीजिए देखिए बात श्री जी ने निकाल दिया, बात श्री जी ने निकाल दिया, यही अंतर है श्री जी। ये सरकार तो राजनीतिक जवाब, ये सरकार प्रतिदिन नहीं, उसका आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए वो सक्षमता होनी चाहिए सरकार के अंदर में, राज्य सरकार में इतनी ताकत होना चाहिए। हर महीने नहीं, शराफत नहीं, वो कितने शराफत थे मालूम है, वो तो कुछ बोलते ही सर, वो तो लेकिन आपके हाथ फैलाने की आदत है। आप हर महीने चलिए हम तो आर्थिक सर्वेक्षण पर जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा के लिए बैठे थे, और मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ का जैसी गिरावट होने की वजह से सरकार ने बहुत हद तक लेकिन राजनीति का विषय तो नेता अपनी राजनीतिक बात करने से बाज नहीं आएंगे। चलिए जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस चीज को किस तरह से लेती है। इस चर्चा में भाग लेंगे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।